नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एम्स ऋषिकेश पहुंचने पर बीजेपी सांसद और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विशेष अतिथि के रूप में एम्स ऋषिकेश में शिरकत की। बताते चले कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यानी कि संस्थान ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करने के लिए नड्डा और धामी पहुंचे। समारोह में कुल 434 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गई, जिसमें कि 10 टॉपर्स को 14 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया, जिनमें से 2 टॉपर्स को 1 से अधिक गोल्ड मेडल भी मिलेंगे। इसके अलावा एक छात्र को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी दिया गया। ये एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह है। इससे पूर्व संस्थान में वर्ष 2018, 20, 2023 और 2024 में 4 दीक्षांत समारोह आयोजित किए जा चुके हैं। पुनः अनुरोध करूंगी निदेशिका महोदया जी से कि वे उत्तराखंड की आर्थिकी की लाइफ लाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसको लेकर के सरकार के स्तर पर अपनी सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। चारधाम यात्रा के दौरान पहाड़ी इलाकों में कई ऐसी जगह हैं जहां दुर्घटना की संभावनाएं बनती रहती हैं और अब ऐसी जगह का भी चिन्हीकरण करके उस पर काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उस पर बाड़ यानी कि लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा भी कुछ जगहों के बारे में बताया गया है। उन जगहों पर भी विभाग द्वारा बाड़ लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोग ने तकरीबन 3000 किलोमीटर सड़क का लक्ष्य रखा है जो गड्ढा मुक्त किया जाना है। उसमें हमने अभी इमीडिएटली हमने शुरू किया इस काम को और 31 मई तक का टारगेट है 3000 किलोमीटर कवर करने का। इसमें डिवीजन वाइज लक्ष्य बांटे जा चुके हैं, पर डे का लक्ष्य बांटा जा चुका है और इसको प्रत्येक सोमवार को इसको रिव्यू किया जाएगा सभी डिवीजन के साथ। अगर किसी डिवीजन में समय पे काम नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जो काम है, इसमें जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति है, उसने जो हमको 31 दिसंबर तक जो हमको उन्होंने पॉइंट्स बताए थे कि जो जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं या जो ब्लैक स्पॉट है या ब्लाइंड स्पॉट है या कोई और प्रॉब्लम है, उस पर हम लोगों ने सैंक्शन करके काम चालू कर दिया था। वो काम लगभग कंप्लीशन पे आ गया है। इसके अतिरिक्त अभी 2-3 दिन पहले ही परिवहन विभाग ने एक और लिस्ट सर्कुलेट की जिसमें चारधाम यात्रा मार्ग के ऊपर उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि क्या यात्रियों की सुविधा के लिए क्या चीज़ और होना चाहिए और कहीं पे और अगर कोई स्पॉट डेवलप हुआ है जिसमें दुर्घटना की संभावना है तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। उस पर भी मेरे द्वारा अपने चारों एजेंसी जो काम कर रही हैं रोड्स के ऊपर, एनएच के ऊपर, उनको ये निर्देशित किया गया है कि यात्रा शुरू होने से पहले पहले ये सारे जो भी पॉइंट्स रेज किए गए हैं परिवहन के द्वारा उसका कंप्लायंस करना सुनिश्चित किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो आने वाली चारधाम यात्रा है इसमें एक बेहतर अनुभव देंगे यात्रियों को और जो सेफ्टी का जो प्रोविजन है वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि जो दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ सके और जो भी परेशानियां होती हैं वाहन चालकों को या कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस में निष्क्रिय पड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जिसको लेकर भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तंज कसा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस में अब कुछ बचा ही नहीं है, जैसे कि कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रही है। कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। आज कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के लिए सोचना पड़ रहा है कि वो पार्टी में एक्टिव होकर काम करे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत और नीति दोनों जनता के सामने आ चुकी है। देखिए, खड़गे जी बहुत ही वरिष्ठ हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर एक अध्यक्ष इतनी बड़ी बात कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की गर्द आज क्या होगी। आज कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। उनके नेताओं के काम करने का तरीका सही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं को संगठित करने का उनके नेतृत्व में जो मादा होना चाहिए वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज अगर कांग्रेस की ये गर्द है तो कांग्रेस के व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से है। अगर उनके स्वार्थ पूर्ति जिस प्रकार से वो करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मुझे लगता है कि आज अगर खड़गे जी ये बात कह रहे हैं
तो वाकई कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी कि उनकी पार्टी में, उनके संगठन में कहीं तक भी, दूर दूर तक देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनहित के लिए, लोगों के लिए कहीं तक भी कोई भी जो है स्कीम नहीं है, कोई भी इस तरह की न्यायप्रिय बातें वो नहीं करते, हमेशा जो है लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर आज खड़गे जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो ये वाकई सोचने वाली बात होगी कांग्रेस के नेताओं की। शक्ति फार्म सुरेंद्रनगर स्थित जय बाबा तारकेश्वर शिव मंदिर और बैकुंठपुर शिव मंदिर में सोमवार को चड़क पूजा का आयोजन हुआ। दोनों मंदिरों में हजारों भक्तों की भीड़ रही। हर हर महादेव से पूजा परिसर गूंजता रहा। चड़क बाबा रत्न नंदी की अगुवाई में भगवा वस्त्रधारी सन्यासियों ने हैरतंगेज करतब दिखाकर लोगों को अचंभित कर दिया। बताते चले कि जय बाबा तारकेश्वर शिव मंदिर में चड़क मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूजा अर्चना कर किया। चैत्र माह के अंतिम दिन जय बाबा तारकनाथ धाम मंदिर में विशेष चड़क पूजा का आयोजन किया गया। वहीं चड़क पूजा के लिए पश्चिम बंगाल से बुलाई गई टीम ने विधि विधान से चड़क पूजा करवाई। वहीं यहां सन्यासियों ने अपनी धर्म परीक्षा और भक्ति का जो अद्भुत परिचय दिया। सन्यासियों ने अपनी जीव में मोटी सुई चुभोकर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया। हमारे देवभूमि बैकुंठपुर शक्ति फार्म में यहाँ एक शिव मंदिर है हमारे, और आस्था का केंद्र है। इसमें जो है चैत्र महीने के 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक श्रद्धालु लोग जो है संन्यास लेते हैं, और संन्यास इस तरह से लेते हैं कि दिन में एक बार ही शाम को फलाहार करते हैं, और जो भी इस पूरे महीने में अपनी मन्नत मांगते हैं सबकी मन्नतें पूरी होती है। और चैत्र महीने के लास्ट में अंतिम दिन जिस दिन महीना जाता है उसी दिन चड़क पूजा होता है। इस चड़क पूजा में पश्चिम बंगाल से बाबा जी लोग आके अपने पीठ में कांटे डालकर चरखी की तरह घूमते रहते हैं, और उस कांटे के द्वारा कार, उसके बाद इत्यादि मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं। और ये सब बाबा भोलेनाथ, बाबा तारकेश्वर धाम और बाबा तारकेश्वर के आशीर्वाद से, चड़क बाबा के आशीर्वाद से ये पूर्ण होता है। और जो भी मन्नतें मांगती है, जैसे कि किसी का बीमारी हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, घुटने की बीमारी हो, या किसी का संतान आदि ना हो, जो भी यहाँ पर चड़क बाबा के यहाँ मन्नतें मांगती है वो भोलेनाथ और चड़क बाबा के आशीर्वाद से वो पूर्ण होता है। यही आस्था है। धन्यवाद हमारे मनोज हल्दर जी। आपके सारे श्रोताओं का वास्तव में ये उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एकमात्र बाबा तारकनाथ धाम जो सुरेंद्रनगर में स्थित है, तराई में बंगाली सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखता हुआ एकमात्र धाम। आज चड़क पूजा था। 1 महीने का जो तप है, हमारे सन्यासी लोग जो तप करते हैं, उस तप के आधार पर ये अंतिम पूजा होता है। चड़क पूजा कल प्रथम वैशाख है। बांग्ला नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल यहाँ विशाल भंडारा होना है। आज जो चड़क पूजा था वो सुदूर बंगला से आए हुए हमारे चड़क बाबा के द्वारा यहाँ 2 घंटे का लगातार चड़क पूजा दिखाया गया है, और जिस प्रकार से यहाँ भक्तों का भीड़ उमड़ा वो देखने योग्य था। और इस धाम की एक विशेषता है, जो भी भक्त यहाँ पर अपनी जो भी मनोकामना लेकर आया है वो अवश्य पूरा हुआ है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमने इस बाबा की इस देवभूमि में हमने जन्म लिया है। पूरे गांव वाले मिलकर इस मेले का आयोजन करते हैं। हर साल 1 महीने के लिए ये मेले का आयोजन पूरे ग्रामवासी के द्वारा किया जाता है। एक कमेटी का गठन होता है। कमेटी का गठन होने के बाद वो कमेटी इस मेले को सुचारू रूप से चलाती है। इसमें पत्रकार बंधुओं का, हमारे पुलिस प्रशासन का एवं तमाम दुकानदार भाइयों ने जिस प्रकार से इस मेले की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए सबका विशेष धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप सब एक बार इस धाम में पहुंचकर इस धाम की भी विशेषता अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों हाथ आगे बोले, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। धन्यवाद। चड़क पूजा में सम्मानित मंच, सम्मानित यहाँ के हमारे प्रधान, सम्मानित पूजा कमेटी के अध्यक्ष और पूरी कमेटी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपको आज यहाँ पे आमंत्रित किया। शक्ति फार्म के विभिन्न गांव से आए हुए और दूसरे भी विधानसभा से आए हुए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, उनका मैं यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति फार्म हमेशा आगे रहता है।
हाल ही में संसद और राज्यसभा में पास हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ और उत्तराखंड के हरिद्वार से भी विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन केवल 2 दिन बाद ही ये विरोध प्रदर्शन समर्थन में बदल गया। हरिद्वार की जिन जगहों पर केंद्र सरकार के पुतले दहन किए गए थे, वहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत हुआ और मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाया। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों पे यानी कि जो कि एक रुड़की के पिरान क्लियर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जब चादर चढ़ाने पहुंचे, वहां के काजी ने मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल के लिए धन्यवाद किया और क्लियर शरीफ की दरगाह पर सदका भी किया। इस दौरान वहां के काजी ने पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुआएं भी दी। बिल्कुल एक बड़ी मजबूत तैयारी के साथ जितना हमारा डिस्कशन हुआ है दिल्ली में मंत्रालय में, मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी तैयारी के साथ मोदी सरकार आ रही है। अब इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बने हुए नज़र आएंगे और ये मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज के काम आता हुआ बोर्ड नज़र आएगा। मुस्लिम समाज को खासकर मुख्य धारा में जोड़ने का ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो उम्मीद जिसको हमने नाम दिया है, वो नज़र आएगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट मत है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। मुझे लगता है कि अब गलत लोगों का बुरा वक्त आ गया है। जो कब्जेदार हैं, जो वक्फ माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, जो गुंडई दिखाते हैं, जो गलत ट्रैक पे चलते हैं, अब उनको डरने की ज़रूरत है। गरीब, पसमानदा, छोटे मुसलमान को कहीं डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी के साथ गरीब मुसलमान के साथ है और उसका धर्म और जाति के आधार पर नहीं। इसलिए क्योंकि हमारा मानना है कि अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा और अंतिम छोर पर जो अंत्योदय की भावना है वो कहीं ना कहीं इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से चरितार्थ होती हुई नजर आएगी। वक्फ बोर्ड एक दान की संपत्ति का संरक्षक है। जैसे हर धर्म में दान होता है, ऐसे ही इस्लाम में जो दान किया जाता है उसको वक्फ कहते हैं और वो वक्फ गरीबों के लिए होता है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, उत्तराखंड के अंदर उस गरीब के हक के ऊपर जो सदका, ज़कात, खैरात का पैसा था, उसके ऊपर चंद अमीर डाका डाल के बैठे हैं। चाहे वो अकबर अहमद डम्पी हों, जो कांग्रेस के पूर्व बड़े नेता हैं, संजय गांधी जी के साथी पूर्व सांसद हैं, ऐसे सईदुज़्ज़मा हों जो कलियर में प्रॉपर्टी के ऊपर डाका डाल के बैठे हैं, ऐसे ही जो सज्जादे हैं कलियर के, कई सौ एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के साथ मिली भगत करके सेटिंग गेटिंग के माध्यम से कैसे उनके नाम पे चली गई, कैसे सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो बेच खाई। और आज जो दरगाह की ज़मीन है, जहां उर्स लगता है, जो मेला भूमि है, जहां सैकड़ों सालों से बाप दादा लक्कड़ दादा हमारे देखते आए हैं कि वहां पे मेला भूमि लगती है, वो भी उन्होंने अपने नाम पे कैसे फर्जी तरह से दर्ज करा लिए। तो हमने इनकी सबकी सीबीआई जांच हो और इन लकड़बग्घों से इस ज़मीनों को वापस लिया जाए और ये संपत्तियां देश के काम आए, मुस्लिम गरीब समाज के काम आए। उस दिशा में सरकारें तैयारी कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। गरीब मुसलमानों को उनका हक दिया जाना ये तय हो गया है। आगामी मानसून को देखते हुए हल्द्वानी नगर निगम ने सफाई पखवाड़ा अभियान की शुरुआत कर दी है। खास बात ये रही कि इस अभियान की शुरुआत खुद महापौर गजराज विष्ट और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने की है। हल्द्वानी में बरसात से पहले जलभराव और गंदगी की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। मंगलवार से शहर भर में विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है, जो कि 15 मई तक चलेगा। अभियान की शुरुआत शहर के कालूशिद मंदिर के पास से हुई है, जहाँ की महापौर गजराज नगर आयुक्त ऋचा सिंह और नगर निगम के तमाम सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर महापौर गजराज विष्ट खुद सड़क और नालियों में झाड़ू लगाते दिखे। मेयर गजराज विष्ट ने बताया कि यह सफाई पखवाड़ा न सिर्फ नालियों और सड़कों की सफाई के लिए है, बल्कि इसका उद्देश्य जनता से स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाना भी है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने भी इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए शहर वासियों से अपील की कि वे भी इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने आसपास की सफाई में योगदान दें। क्योंकि अब बरसात आने वाली है और बरसात से पहले हमने कहा है कि हम पूरे शहर की जितनी भी नालियाँ हैं जो बंद पड़ी हैं, जो चौक हुई हैं और जिन नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, वो सारी नालियाँ एक बार साफ़ करें, सारी सड़कें एक बार साफ़ करें, ताकि बरसात में जो पानी इकट्ठा होता है वो पानी नाली के द्वारा तुरंत निकल जाए। और पूरे शहर के लिए हमने कहा है कि पूरे नगर निगम को एक बार हम साफ़ करने का बीड़ा हमने उठाया। आज हमारे कर्मचारी, हमारे सारे अधिकारी और सफाई कर्मी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि 15 अप्रैल से 15 मई तक ये एक माह के अंदर पूरे शहर को हम एक बार साफ करके
फिर दोबारा इसमें सफाई रखें, ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। मेयर साहब, अमूमन बरसात में देखा जाता है कि जो छोटी छोटी नालियाँ हैं अक्सर वही कारण बनती हैं पानी भराव का। इसी कारण से हमने कहा कि बरसात से पहले एक बार उनको खोल दिया जाए, ताकि बरसात में नालियों से पानी ऊपर ना आए। ये सड़कों पखवाड़ा कब तक चलेगा मेयर साहब? ये 15 अप्रैल से 15 मई तक, और बीच में अगर जहाँ पर काम समाप्त हो जाएगा तो जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि धामी सरकार ने दागी भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा विस्तार देकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इन भ्रष्ट अधिकारियों से सरकार मोटी रकम वसूलकर मनमाने तरीके से सेवा विस्तार दे रही है, जबकि इसके विपरीत ईमानदार एवं कर्मठ अधिकारियों को कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट और कुमाऊं पूत अधिकारियों को ही तवज्जो दे रही है। सेवा विस्तार मामले में एक आधा जो कि मामला अपवाद हो सकता है। नेगी ने कहा कि हालात ये है कि छोटे छोटे अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी सरकार का हस्तक्षेप है और एवं सेटिंग गेटिंग के आधार पर ही कार्य हो रहे हैं। यहां तक कि हर काम के लिए सरकार ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। धामी सरकार ने सेवा विस्तार के मामले में सारे के सारी जो कीर्तिमान है वो स्थापित कर दी है। आलम यह है कि जितने भी कमाऊपूत अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद उनको 1-2 साल का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं ईमानदार अधिकारियों, कर्मठ अधिकारियों की बात करूं, आज उनको कोई पूछने वाला, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और इसी तरह से अगर छोटे छोटे अधिकारी, कर्मचारियों की बात करें, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मैटर है, उसमें भी बगैर सेटिंग गेटिंग के कुछ नहीं हो रहा है। प्रदेश में हर जगह सरकार ने एजेंट बैठा दिए हैं जो वसूली करेंगे, तमाम तरीके से सेटिंग गेटिंग करेंगे। अगर यही हाल इस प्रदेश में रहा तो बताइए क्या होगा इस प्रदेश के अंदर। पूरा का पूरा आज तांडव प्रदेश में मच रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए जो है सेवा विस्तार के नाम पर लिए जा रहे हैं, मलाईदार पोस्टों पर इनकी दोबारा से तैनाती हो रही। तो ऐसे में बताइए इस प्रदेश के जो ईमानदार अधिकारी वो क्या करेंगे। और यहाँ तक कि हमें तो इस बात को भी लेकर के शर्म आती है कि जो भाजपा के डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं बड़े बड़े भी, आज भी इतने ज़्यादा परेशान, उनके भी छोटे छोटे काम नहीं होते। वो दबी जुबान से इस बात को कह रहे हैं कि ये हालत इस सरकार ने बना दी है। ऐसी सरकार लोगों ने ना तो पहले कभी देखी थी और वो कह रहे हैं कि ना हमें कभी देखने को मिलेगी। और रही सेवा विस्तार के मामले में, एक आध मामला जरूर अपवाद हो सकता है कि जिसमें सेटिंग गेटिंग ना हुई हो, नहीं तो बाकी सारा का सारा इस तरह से जो फर्जीवाड़ा, जो इस तरह से लूट चल रही है प्रदेश में, ये सरकार के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और जनता के लिए। प्राइवेट स्कूलों में इस वक्त एडमिशन का दौर जारी है और उसी के चलते रुड़की के छात्रों के अभिभावकों ने महंगी किताबों और बढ़ी हुई फीस को लेकर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन देते हुए अभिभावकों के उत्पीड़न को समाप्त करने की गुहार लगाई है। और अभिभावकों का ये कहना है कि महंगी फीस के साथ ही साथ सभी प्राइवेट स्कूल महंगी किताबें लिखकर गरीब अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये किताबें बहुत महंगी होती हैं और कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही मिलती हैं। साथ ही इन बड़े बड़े नामों के स्कूलों में पढ़ने के बावजूद भी उन्हें ट्यूशन पढ़ने की नौबत आ रही है। अभिभावकों ने यह भी कहा कि अगर स्कूलों ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी तो वो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चाहता हूँ कि अभिभावकों को डरो मत, डर के आगे जीते। ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब NGO के और सोसाइटी के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं होती हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि एक तरफ तो बहुत सारे माध्यमों से अभिभावकों से पैसा इकट्ठा करते हैं और अभिभावकों की देखिएगा लापरवाही कि जब आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं तो टीचर की पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन स्कूल में आपके बच्चे को कौन पढ़ा रहा कभी नहीं पूछते कि आपके बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर की योग्यता क्या है। आप बहुत मोटा पैसा भी देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं पूछते। स्कूल क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे को कॉपी दे रहे, किताब दे रहे, पेन, पेंसिल, बैग, यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट सब दे रहे हैं। बस एजुकेशन के लिए आपके बच्चों को ट्यूशन जाना पड़ता है स्कूल से आने के बाद में। तो सोच लो आप किस तरीके के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और इसमें सरकार मिली हुई है, सरकार की मिली भगत है, क्योंकि 77 साल देश को आज़ाद हो गए। नेताओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। शिक्षा सचिव की समझ में आज तक ये नहीं आया कि जब सारी देश की जनता इंग्लिश मीडियम चाह रही है तो वो सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट क्यों नहीं करते।
वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दे। जिन्हें अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाना, फीस का लाभ लेना, वो सरकारी में पढ़ाएंगे। जिन्हें प्राइवेट में पढ़ाना, फीस मोटी देनी, वो प्राइवेट में पढ़ाएं। इससे प्रदेश में और देश में समानता भी पैदा होगी और जो बच्चे त्रस्त हैं, जो अभिभावकगण त्रस्त हैं, आज अपने घर के खर्चे सारे के सारे बच्चों की फीस में दे रहे हैं, बच्चों की जो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं हर साल, ये इनसे कोई पूछे जाकर के मेंटेनेंस को बच्चा क्या बिगाड़ रहा है इनके स्कूल का, जाकर के कुछ भी नहीं बिगाड़ता। क्या वो बेंच तोड़ रहा है? नहीं तोड़ता। क्या वो स्कूल की पुताई खुरच के ला रहा है? नहीं लाता। उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज किस बात पे ले रहे हैं? ये अपनी मनमर्जी से जो दुकानें इन्होंने तय कर रखी है कि इसी दुकान से कॉपी किताब ली जाएगी, और वो प्राइवेट भी हर साल बदल देते हैं, जिससे ना केवल और केवल पोल्यूशन बिगड़ रहा है हमारे देश का, और देश का टेम्परेचर भी बिगड़ रहा है। इसके लिए इन्हें सुधरना चाहिए और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वरना धरने प्रदर्शन दोबारा से होंगे। स्कूलों की मनमानी चल रही है और आम आदमी की, जनता की जेबों पर इन जो प्राइवेट स्कूलों वालों ने निगाह रखी हुई है। मैं आप सभी के चैनल से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, या तो प्राइवेट स्कूल वाले आज से सुधर जाएं। अगर आज के बाद इन्होंने किसी भी पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का प्रयास किया तो मैं इनके स्कूलों पर ताला मारने का काम करूंगा। साथ ही समाज एकता संगठन व अन्य समस्त संगठन इसमें समर्थन कर रहे हैं, जिस कारण आज कुछ लोग यहाँ पर डरे हुए हैं जो मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ना सपा काम आई, ना बसपा काम आई, ना सपा काम आई, ना बसपा काम आई, ना कांग्रेस काम आई, ना भाजपा काम आई। जब बात मेरे इन पीड़ित परिवार वालों की आई तो सभी नेताओं ने अपनी औकात दिखाई। तो मैं प्राइवेट स्कूलों पर ताला मारने का काम करूंगा। खबर विधानसभा जसपुर क्षेत्र से है, जहां उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अपने महुआंडवारा आवास पर प्रेस वार्ता की है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ गरीब जनता को मिल सके, और उसके लिए प्रदेश भर में 200 लोगों की टीम जो है वो बनाई जाएगी और वे जगह जगह कॉलेज यानी कि और डिग्री कॉलेज में जाकर छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं मीडिया से बातचीत में मुकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 अप्रैल को हरिद्वार की पावन धरा से उन्होंने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं। कल 14 अप्रैल को हरिद्वार की पावन धरा से उन्होंने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। एक तो जो अनुसूचित समाज के वंचित लोग के सुधार के लिए जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम से एक स्मारक बनाया जाएगा, और दूसरा एसटीपी एससीपी की जो हमारे बहुउद्देश्य भवन बनते हैं उनके नाम भी हमारे जो एससी और एसटी समाज के समाज सुधारक रहे हैं उनके नाम से रखे जाएंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग को भी काम दिया है, उसमें अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 200 प्रशिक्षित युवाओं को हम रोजगार देकर उनको प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 लोगों को भेजेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं अनुसूचित आयोग करेगा और एक मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई भी सचिव करेंगे। और इनका काम ये उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो चुका है और हर साल फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। प्रशासनिक तौर पर 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन के तौर पर देखा जाता है। वन अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए साथ ही औचक निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अपर प्रमुख वन संरक्षण, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन उत्तराखंड निशांत वर्मा द्वारा मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज अंतर्गत मालसी स्थित मास्टर कंट्रोल रूम और क्रू स्टेशन राजपुर बीट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मालसी कंट्रोल रूम में वनाग्नि नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी लेते हुए आवश्यक सुझाव दिए गए। मसूरी वन प्रभाग के फॉरेस्ट फायर नियंत्रण के लिए मालसी कंट्रोल रूम में 7 रेंजों में स्थित 33 क्रू स्टेशन और 16 बेस जो की स्टेशन हैं उनके द्वारा सूचना प्राप्त की जा रही है। मास्टर कंट्रोल रूम में वनाग्नि नियंत्रण और सूचना के लिए उपयोग किए जा रहे उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर ऐप, FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, फायर डेंजर रेटिंग इंडेक्स, फीडबैक सिस्टम आदि के संबंध में जानकारी ली और बेहतरी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस साल जो है विभाग 2 चीज़ों पे एफर्ट कर रहा है कि एक तो हम लोग ने इस बार एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, फॉरेस्ट फायर
रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप बनाया है। पहले ये एक ही वन प्रभाग में संचालित था रुद्रप्रयाग में, लेकिन अब इसे सारे जितने भी हमारे 41 डिवीजन्स हैं उसमें क्रियान्वित किया गया है। तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी सेटेलाइट से हमें अलर्ट्स मिलते हैं FSI के माध्यम से, वो सीधा इस अलर्ट में प्रदर्शित हो रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे कि SMS आता था, SMS में ऑलरेडी टाइम लैग होता था, लेकिन अब सीधे जो है जो भी, और इसमें हमारे 7,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं जुड़ गए हैं। उसमें ना केवल विभागीय कर्मचारी हैं बल्कि विभागीय कर्मचारी के साथ सरपंचों को भी जोड़ा है, वॉलंटियर्स, हंस फाउंडेशन के वॉलंटियर्स भी इससे जुड़े हैं और भी वॉलंटियर्स इससे जुड़े हैं। तो आइडिया ये है बेसिकली कि जब भी कोई अलर्ट आता है वो सीधे के सीधे जो है उस मोबाइल फ़ोन में जाए, ताकि उस कर्मचारी को पता हो कि उसके कार्यक्षेत्र में कौन सी अलर्ट मिला है और उस पर उसे कार्रवाई करनी है। और इसी प्रकार से रिपोर्टिंग और उसकी फीडबैक भी जो है वो ऐप के माध्यम से हो रही है। तो इस बार हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का काम किया एक तो, और दूसरा एक काम ये किया है कि किस तरह से हम लोग जो है जन सहभागिता को और बढ़ा सकते हैं, इस पे काम किया। उसके लिए एक शीतला खेत मॉडल जो हमारा अल्मोड़ा वन क्षेत्र का है उसको और वन प्रभागों में भी क्रियान्वित करने की प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी जो है राज्य सरकार से एक इंसेंटिव देने का भी एक शासनादेश निर्गत हुआ है, जिसमें कि जो वनाग्नि प्रबंधन समिति होंगी उनको उनके कार्य के लिए 30-30 हज़ार रुपये का इंसेंटिव देने की और एक अवार्ड्स का भी प्राविधान एक किया जाए। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।